हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस में। देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा आज का हमारा जो विषय है कि हिंदी अध्यापक बनने के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक या हिंदी अध्यापक बनने के लिए उपविषय। तो अगर किसी को टॉपिक विषय समझ में नहीं आ रहा तो उस टॉपिक समझ लेंगे। ये मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया है और ये चार्ट किस लिए है, अगर आप हिंदी अध्यापक बनने के लिए बनने के सपने देख रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, किसी भी पद से लेकर आपको अगर हिंदी अध्यापक में जाना है, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी तो देखिए ये जो टॉपिक मैंने सामने लिखे हैं ये तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये तो आपको करने ही है। अगर इन टॉपिकों को आप इग्नोर करोगे इनको तो आप हिंदी में अध्यापक नहीं बन सकते हो। देखिए, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है या उसमें अव्वल बनना है तो आप और भी टॉपिक कर सकते हो, लेकिन अगर कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं तो इन टॉपिकों को आपको कर लेना है। सबसे पहले आप ये करेंगे, फिर अपनी बारीकी से तैयारी भी कर सकते हैं। तो देखिए, समझ लीजिए। अब देखिए, तार सप्तक आप सभी जानते हैं कि जो तार सप्तक है उसमें 7 कवि थे। ये अज्ञे ने इसकी शुरुआत की थी और ये 4 तार सप्तक थी। तो तार सप्तक को आपको याद कर लेना है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, अर्ध प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको याद कीजिए। फिर बनता है अष्टछाप से प्रश्न। फिर होता है हिंदी में प्रथम कवि है, प्रथम लेखक है और प्रथम कवि लेखक रचनाएं, नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा, वृत्तांत, रेखा चित्र आदि जो भी हिंदी में प्रथम है आपको वो कर लेना है। क्योंकि प्रथम चीज़ें जो भी अगर हमारे समाज में, हमारे इतिहास में जो भी प्रथम चीज़ें बनती है तो वह अपने आप में ही महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आप देखिए, अंतिम, जैसे ही प्रथम जो चीज़ महत्वपूर्ण है उसके साथ ही अंतिम चीज़ भी महत्वपूर्ण होती है। अंतिम चाहे वो कोई भी हो तो अंतिम जो कविताएं हैं वो भी महत्वपूर्ण है। कि जैसे प्रेमचंद की अंतिम कविता रचना कौन सी थी, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कविता कौन सी थी। तो इस प्रकार जो कहानी, लेखक, सब कुछ अंतिम आपको कर लेना है। फिर आता है प्रत्येक कवि की रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं, यानी प्रत्येक कवि लेखक की जैसे बहुत सारी रचनाएं होती है, बहुत सारे दोहे होते हैं, तो उनमें कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो कवि को प्रसिद्धि दिला देती है। तो वो प्रसिद्ध रचनाएं भी आपको महत्वपूर्ण कर लेनी है। सारी तो करनी, क्योंकि देखिए कुछ रचनाएं ऐसी होती है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो 1-2 रचनाएं ऐसी होती है कवि की जो प्रसिद्ध होती है। ऐसे बहुत सारी रचनाओं में एक मुख्य होती है, वो भी आपको वो जरूर कर लेनी है। अब आता है कवियों के उपनाम। अब कवियों के उपनाम जैसे तुलसीदास का उपनाम क्या था, घनानंद का उपनाम क्या था, नागार्जुन का, जैसे नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। इस प्रकार जो इसके उपनाम है कवियों के, जैसे इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका उपनाम, निराला को लोग ज़्यादा जानते हैं। आप देखिए, पुरस्कार जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है या व्यास सम्मान है, तो ये पुरस्कार भी से भी प्रश्न बनते, इसको भी आप करेंगे। फिर अधूरी रचनाओं में जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे प्रेमचंद का मंगलसूत्र है या फिर जयशंकर प्रसाद का इरावती उपन्यास है, तो ये अधूरी रचनाएं भी आपको कर लेनी है। इसके बाद है महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं। इन कवि लेखकों ने अपनी अपनी रचनाएं, अपने अपने पत्रिकाएं, अपने अपने पत्र जो है छपवाए थे या संपादक थे या संस्थापक थे, तो उनको भी आपको कर लेना है।
अब आता है कवियों के जन्म स्थान व तिथि। देखिए नेट और जेआरएफ का जो एग्जाम होता है उसमें क्या है, कवियों की जो रचनाएं हैं, कवियों का जो जन्म स्थान है वो क्रम वाइज आ जाता है कि इसमें सबसे आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। तो जन्म स्थान को हमने भी इनको जो महत्वपूर्ण सभी कवियों के तो नहीं याद हो पाते हैं, जैसे कुछ प्रसिद्ध कवि लेखक होते हैं उनके हमें याद करना बेहद आवश्यक हो जाता है। आप देखिए रामचंद्र शुक्ल की समालोचना, उन्हें कुछ कोटेशन रामचंद्र शुक्ल ने दी हैं। उन्होंने बहुत सारे समालोचनाएं कवियों पर, लेखकों पर, कहावतें जो बोली हैं वो आपको हर एग्जाम में 2-3 पूछी जाती हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। अब देखिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। अब देखिए आप तो समझेंगे कि मैम ये तो जरूरी है, इसको इसमें क्या कुछ नई बात है, ये तो टॉपिक है, लेकिन ये नहीं कि मैं सारा अच्छी बात है। आपके पास ज़्यादा समय है, आपको मेरिट में आना है तो आप सब कुछ याद कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए है या फिर जिनको बार बार जो मुख्य टॉपिक उनका रिवीजन के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए और कम समय के लिए हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं, महत्वपूर्ण कुछ कहावतें हैं, महत्वपूर्ण कोटेशन है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको कर लीजिए। और इनके जैसे आदिकाल का नामकरण रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा नाम दिया, भक्तिकाल को श्रवणकाल कहा गया, ये जो महत्वपूर्ण इनके नाम है वो भी आपको याद कर लेना है। फिर आता है भारतेंदु। भारतेंदु जो है एक जो लेखक थे भारतेंदु, जिनके पूरे जो काल का नाम उनके नाम पर पड़ गया। तो भारतेंदु द्विवेदी युग का नाम, और फिर द्विवेदी युग भी एक महत्वपूर्ण जो हुए हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त है, इस तरह ही महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं तो उनके नाम पर द्विवेदी युग हुआ। तो द्विवेदी इनको भी याद करना है। फिर छायावादी, फिर प्रकृतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके नाम पर ये नाम पड़ा वो भी आपको याद करना आवश्यक है आपके लिए। फिर है प्रसिद्ध कवि लेखक। आप देखिए तुलसीदास जैसे जो महान जो लेखक हुए हैं जिन्होंने रामचरितमानस जैसी रचनाएं लिखी हैं। आप देखिए फिर कबीर है, सूर है, बिहारी है, गणानंद है, महादेव वर्मा, निराला है, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। इसमें आप नागार्जुन को और ऐड कर लीजिए, और भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनसे क्या है, बार बार इन्हीं प्रसिद्ध जो है लेखक है कवि, बार बार इनकी एग्जाम में रचनाएं आती ही रहती हैं। वैसे तो बहुत सारे हिंदी में हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कवि लेखकों से रचनाएं पूछी जाए या प्रसिद्ध उनकी कविताएं पूछी जाए। लेकिन ये तो ऐसे हैं जिनमें हर एग्जाम में, हर परीक्षा में, चाहे वो कौन सी, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर, इनसे रचनाएं बनती है। तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इन्हें अवश्य याद करेंगे। इसके बाद ये तो रहा हमारा टॉपिक साहित्य का जो है ये बनाए हैं मैंने, कुछ महत्वपूर्ण सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, और भी आप याद कर सकते हैं जैसे सूफी काव्य है, राष्ट्र साहित्य हैं, ये आदि। लेकिन ये तो बेहद महत्वपूर्ण है, इसको हम नहीं साइड करते हैं, इनको पहले याद करेंगे। अब है कुछ जो है कुछ व्याकरण का टॉपिक भी पूछ लिया जाता है, व्याकरण के भी प्रश्न बनते हैं कुछ, तो उनका देखिए आप सभी जानते हैं जैसे भाषा है, भाषा की जो बोलियां हैं, इनकी जो उपभाषाएं हैं, उनसे प्रश्न बनते हैं। तो भाषा, फिर है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय। अब देखिए अब मैंने यहाँ शुद्ध अशुद्ध का टॉपिक छोड़ दिया है। वो क्यों छोड़ा है, देखिए अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, इन 5 टॉपिकों के आपके कमांड हो गई तो आप उसको देखिए शुद्ध अशुद्ध अपने आप ठीक कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धि है या सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, विशेषण संबंधी अशुद्धि है, उपसर्ग, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। तो अगर आपको इन टॉपिकों पर आपकी कमांड है तो अपने आप इसको ठीक कर लेंगे। फिर है अलंकार है, रस है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, भाषा है, शब्दों का शब्द। अब देखिए शब्द, यहाँ पर मैंने शब्द लिख दिया है, आपको शब्दों का वर्गीकरण आएगा। तो ये माफ कीजिए थोड़ा सा, इसके शब्दों की जगह मैंने शब्द लिख दिया है, इसको आप शब्दों कर सकते हैं, शब्दों का वर्गीकरण।
शब्दों का वर्गीकरण जैसे रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर या रूप या प्रयोग के आधार शब्दों का वर्गीकरण, विकारी अविकारी जैसे रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़, इस प्रकार। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी परीक्षा में पूछा जाता है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां। इस प्रकार ये 4 आपके सामने हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो इन टॉपिकों को अवश्य करें। अब देखिए, ये तो ज़रूरी नहीं है कि सबको, जैसे एग्जाम मान लीजिए है 100 नंबर का, तो कोई भी बच्चा शायद कंपटीशन टेस्ट में, ऐसा प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसा कोई नहीं है जिसके 100 में से 100 आए होंगे। अब जिनके 80 नंबर आ जाते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए, इसी के लिए मैं बता रही हूँ कि आप इनको अगर अच्छे प्रकार से कर लेते हैं तो आपको 60-70% तैयारी यहीं से हो जाती है। बाकी जो बचे हैं उनके लिए आप प्रीवियस ईयर, ये मैं बताना भूल गई हूँ, प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, अगर आपके पास 1 महीना या 15 दिन बाकी बचे हैं तो 1 महीने में आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट जितना हो उसके प्रैक्टिस सेट जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उनको सोल्व करेंगे, उनको हल करेंगे, तो आपके आराम से आपकी परीक्षा निकल जाएंगे और अच्छे खासे आपके नंबर भी आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दें। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।